बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर लें। मेजॉरिटी जी, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? जी डॉक्टर खुबैब, आवाज़ ठीक आ रही? जी सर, आवाज़ ठीक आ रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेनली जो हमारा ये सेशन था इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हम चूँकि पिछले को 2-3 सालों से डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा होने के साथ इंटरेक्शन का टाइम जो है वो रिलेटिवली कम हो गया, और ये करेक्शंस में और बाकी सारी चीज़ों में जो टाइम स्पेंड करना पड़ता था पहले इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ, हर एक के साथ, वो इतना अवेलेबल नहीं है। तो जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हम राइटिंग करते हैं, थीसिस की है या आर्टिकल की है, इट्स बिकमिंग पुअर डे बाय डे। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये राइटिंग करनी कैसे है, उसके में भी जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 5-6 सालों में, तो उससे रेलेवेंट कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो कि मेरा ख्याल था कि हमें सबके साथ शेयर करने चाहिए, सो दैट जब आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हों तो एट दैट टाइम आप उस चीज़ का ख्याल रखें और हम एक बेहतर आर्टिकल, एक बेहतर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बना सकें। तो ये मेनली इसका बैकग्राउंड था। अगर हम देखें अपना जो इस वक्त एनटीयू के अंदर 2015 से 2020 के दौरान, मींस ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, तो ये जो हमारा ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ग्रुप है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर। आई एम लीडिंग लाइक पब्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। डॉक्टर तनवीर साहब हैं, देन डॉक्टर खुबैब शाकिर। मैंने इसमें से जो लोग इंजीनियरिंग के नहीं थे उनको ओमिट कर दिया है। फिर डॉक्टर मुनीर अशरफ हैं, डॉक्टर उमैर हैं, डॉक्टर शराज हैं। तो ये सारे ही लोग किसी ना किसी तरह जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिट मटेरियल्स है और जो हमारा कंपोजिट मटेरियल्स रिसर्च ग्रुप है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। तो एकेडमिक राइटिंग जो है वो है क्या और हमें क्यों करने की ज़रूरत है, ये 2 मेन क्वेश्चंस हैं जिसको हम पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एकेडमिक राइटिंग हम अमूमन एक रिसर्च आर्टिकल को कहते हैं, रिसर्च या कोर्स बुक को कहते हैं। हम कोई भी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं उसको कहते हैं, या जो थीसिस है हम उसको कह रहे थे। तो ये करने की ज़रूरत जो है वो क्यों है। वंस अपॉन अ टाइम जब ये किताबें जो है वो नहीं लिखी जाती थी तो लोगों के पास नॉलेज तो एट दैट टाइम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये जो नॉलेज है ये एक बहुत स्पेसिफिक लोगों के पास रहता था। उसके बाद जब वो मर जाते थे तो नॉलेज उनके साथ ही चला जाता था। देन लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी, लेकिन वो किताबें जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, तो नॉलेज इट वाज प्रॉपर्टी ऑफ एलीट्स। बहुत थोड़े लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ वो शेयर करते थे। आज जो नॉलेज है वो प्रिंटिंग की वजह से, ऑनलाइन मीडियाज़ आने की वजह से, जो नॉलेज है वो मेनली कम्युनिटी की एक प्रॉपर्टी है, जो इंसानी एक कम्युनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग है वो उसकी ये प्रॉपर्टी है। और जो भी हम नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एकेडमिक्स, ड्यूरिंग रिसर्च, तो ये हमारी बीइंग, ह्यूमन बीइंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस नॉलेज को ना सिर्फ महफूज करें बल्कि उसको डिसेमिनेट भी करें, उसको बाकी लोगों तक भी जो है वो पहुंचाएं ताकि उसका जो है वो फ़ायदा हो। और जो लास्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि
अगर आपने कोई नॉलेज जनरेट किया है तो उसको एवेलुएट करवाने के लिए और अपने आप को साबित करवाने के लिए कि यस आई एम आल्सो स्टूडेंट और एक्सपर्ट ऑफ दिस डोमेन, तो फिर आपको वो जो नॉलेज है उसको राइट अप करके एवेलुएट भी करवाना पड़ता है। लाइक अगर आप थीसिस करते हैं तो मास्टर्स का थीसिस करते हैं तो इट मीन्स कि आपको जो सब्जेक्ट है उसकी मैस्ट्री आ गई, यू नो द थिंग्स वेरी वेल, तो आपको एक वो सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। तो मीन्स जो आप थीसिस लिखते हैं वो अपने आप को एवेलुएट करवाने के लिए लिखते हैं। इसी तरह जब आपने डॉक्टर बनना है कि आप मास्टरी से भी आगे चले गए, आपको बड़ी इन डेप्थ डोमेन्स का पता है, तो यू आर गेटिंग एवेलुएटिंग योर वर्क एज वेल एज योर सेल्फ। इसी तरह जब आप पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो आप जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको आप ये कहते हैं कि जी देखें ये हमारा वर्क है, आप इसको रिव्यू करें। फिर जब पब्लिश करते हैं तो लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, एवेलुएट भी करते हैं। तो अपने आप को ये इस्टेब्लिश करवाने के लिए कि यस आई नो द डोमेन, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो करने फिर पब्लिश करने ज़रूरी। सो ये जो इसका पर्सपेक्टिव है, वो इसका जो स्कोप है एकेडमिक राइटिंग का, इट्स वेरी वेरी बिग। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि जी एक आर्टिकल है फिर दूसरा कर लिया, फिर उसको जो है वो अपनी एक सीवी के अंदर लाइन ऐड कर ली, लोगों को बता दिया। इट्स मच मोर देन दिस। ये एक बड़ा मुकद्दस जो है वो काम है पब्लिकेशन, प्रोवाइडेड दैट कि इसको उसी नीयत से जो है वो किया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हेन यू आर पब्लिकेशन, व्हेन यू आर डूइंग पब्लिकेशंस, तो उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि प्लान करें। राइट अप से पहले जो भी आपने पब्लिकेशन करनी है, थीसिस है, आर्टिकल है, तो आप प्लान करें कि आपने इसमें लिखना क्या है। आप जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं वो उसकी एक पहले लिस्ट बनाएं। जब आप लिख रहे हों तो बी योर सेल्फ, राइट वेरी सिंपल एंड क्लियर। कोशिश करें कि जो आप अपनी ऑडियंस को टीच कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं, दे डोंट नो, दे आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ डोमेन, उन्होंने इसको पढ़ के इसको जो है वो इससे सीखना है, इसको यूज़ करना है। देयर मे बी स्टूडेंट्स एज वेल। तो आप इसको इस तरह से लिखें कि जैसे आप उनको टीच कर रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर कंसिस्टेंट हों और रिपीटिशंस जो है वो उसको अवॉइड करें। थीसिस के अंदर हम अमूमन देखते हैं स्पेशली कि एक ही चीज़ को हम बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो इट नॉट मस्ट नॉट बी डन। लिटरेचर आपको कोई भी पब्लिकेशन हो, आर्टिकल हो, थीसिस हो, उसके लिए रिव्यू करना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं होता कि हमने 15 आर्टिकल साइट करने हैं, 20 साइटेशंस देनी है, 50 जो है वो रेफरेंस देने हैं। अमूमन समटाइम्स जो टीचर्स हैं वो भी ये थोड़ी सी इसमें गलती करते हैं। वो कह देते हैं कि जी आपने 50 रेफरेंस जो है वो देने हैं, आपने 200 देने हैं, आपने जो है वो 20 देने हैं। तो इट्स नॉट द वे। जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करने का एक ऑब्जेक्टिव, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी आर डूइंग रिसर्च। हम दोबारा व्हील को इन्वेंट नहीं करना चाहते। हम जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, हम उससे थोड़ा सा आगे जो स्टेट ऑफ नॉलेज है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फिर इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि दुनिया क्या कर चुकी है, सो दैट हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को दोबारा रीजनरेट ना करें, हमें स्टेट ऑफ आर्ट का जो है पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ आर्ट के से आपको रिसर्च गैप का जो है वो पता चलता है कि अच्छा ये लोग ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी साइंस के अंदर हो चुकी हैं, ये नहीं हुई, सो वी विल बी डूइंग दिस। एक और चीज़ जो कि हम अमूमन जिस पे गौर नहीं करते वो रीजनिंग और राइटिंग स्टाइल है। अगर कोई भी डेवलपमेंट या रिसर्च जो है वो हुई है तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस ऑथर्स हैं उन्होंने उसकी कोई रीज़न जो है वो ऑलरेडी दी होती है कि ये जो फिनोमेना है, ये जो चेंज है वो इस वजह से हो रही होती है। तो अगर उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं तो वो रीजनिंग आपको हेल्प करती है। और दैन राइटिंग स्टाइल के जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपने कैसे लिखने हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, जो इसकी जो टर्म्स हैं वो किस तरह की होंगी। तो लिटरेचर बहुत एक हेल्पफुल और एक अच्छी चीज़ है। अगर इसको आप इस वजह से ना लिखें कि जी इतने आर्टिकल्स की समरी लिखनी है, इतने आर्टिकल्स लिखने, फिगर्स एंड टेबल्स डोंट स्पीक। ये अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी तो उसमें एक प्रोफेसर ने एक कमेंट दिया, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा।
हम अमूमन ये कर देते हैं कि फिगर लगा देते हैं, रिजल्ट रिपोर्ट कर देते हैं या टेबल लगा देते हैं और फिर जो रीडर है उसको कहते हैं कि जी इसमें से खुद ही देख के समझ लो। तो फिगर्स जो है वो स्पीक नहीं, दे डोंट स्पीक। टेबल्स जो हैं वो दे डोंट स्पीक। यू नीड टू डिस्कस एवरी टेबल और फिगर। सिर्फ ये कह देना कि जी रिजल्ट्स आर गिवन इन दिस टेबल, इट्स नॉट सफिशिएंट। द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी पब्लिकेशंस में से अमूमन जो है वो मिसिंग होती हैं, थीसिस में से अंडर ग्रेजुएट पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मास्टर्स में भी ऐसी। हम रिजल्ट्स जो है वो मशीन से लेते हैं, उसको रिपोर्ट कर देते हैं, उसकी थोड़ी बहुत रीजनिंग भी दे देते हैं। वी डोंट प्रोवाइड आवर ओपिनियन। मेरा इस मामले में क्या ख्याल है, हम ये प्रोवाइड नहीं करते। तो ऑलवेज प्रोवाइड योर ओपिनियन, और ये जो ओपिनियन आपने देनी है इट मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक लॉजिक और लिटरेचर। जब आपने अपनी ओपिनियन देनी है तो आप कहें कि जी ये फ़लाँ ने इस तरह से किया था, उसको अगर सामने रखें तो ये इसकी लॉजिक बनती है, और मेरे ख्याल में भी ऐसे। और लास्ट चीज़, बी ओरिजिनल, राइट इन योर ओन वर्ड्स। अपने हिसाब से अपना स्टाइल आपने खुद डेवलप करना है, कॉपी पेस्ट ना करें, लोगों को जो है वो लोगों के स्टाइल को कॉपी ना करें, राइट योरसेल्फ। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल जो है वो देना चाह रहा था। इब्ने बोली सीना या इब्ने सीना आपने सुना होगा। ये 980 से 1037 जो ईस्वी है, इसके इस ड्यूरेशन में ही वाज अलाइव। और ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइंस के अंदर लिखी, जो स्पेशल है वो मेडिसिन के अंदर है। और इनकी जो मेडिसिन से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, सर्जरी के मुतल्लिक़ कैसे सर्जरी करनी है, ये क्वारंटीन का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, ये बू अली सीना ने बताया था। अब इनकी जो सर्जरी की टेक्निक्स हैं वो आज भी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाई जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएस एज वेल एज जो है वो यूरोप। इनको मेनली कहते हैं कि हिज फादर ऑफ मॉडर्न जो मेडिसिन है, तो उसके लिए। तो अब अगर आप ये देखें कि इन्होंने हमारी तरह लिखा होता कि तस्वीर लगा दी होती और कहते कि भाई समझ आप खुद ही लो कि सर्जरी जो है वो कैसे करनी है, इन्होंने डिटेल के अंदर ना लिखा होता, तो हाउ वाज इट पॉसिबल कि आज भी हम उसको इनकी किताब पढ़ के हम उसको जो है वो फॉलो कर रहे थे। तो जब आप लिख रहे हों तो राइट लाइक इब्ने सीना। ये जो आपका नॉलेज है, जो आपको अल्लाह ताला ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि डू द रिसर्च और फिर उस रिसर्च को रिपोर्ट करें फॉर द मैन काइंड, तो डू इट लाइक दिस कि ये आज के लिए नहीं है, ये आज से 1000 साल बाद के लिए भी है। इसको लोग पढ़ेंगे तो दे मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट, दे मस्ट बी एबल टू यूज इस रिजल्ट्स। जो आपने मेथडोलॉजी लिखी है वो उसको, ये जो हम करते हैं अमूमन कि जी ठीक है ये मैंने थोड़ा सा शार्ट सा लिख दिया, वो खुद ही समझ लेगा, तो खुद जो है वो समझ लेगा। वो आज तो आपसे फ़ोन करके पूछ लेगा अगर आपने लिखा हो, या ईमेल करके। हो सकता है जब आप कल ना हो तो फिर ये नॉलेज की जो दरमियान में जो चेन्स हैं उनको आप अपने साथ ही लेके जो है वो, या मैं अपने साथ लेके आगे रवाना हो दूँ। तो राइट इट इन डिटेल सो दैट पीपल कैन यूज़ इट। अच्छा, एक आर्टिकल के ऊपर जो है वो हम आते हैं, रिसर्च आर्टिकल के ऊपर। जो रिसर्च थीसिस है वो इससे मिलता जुलता है होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होंगी। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल जब आपने लिखना है तो इसमें कंटेंट्स जो है वो एक आर्टिकल के क्या होते हैं। सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, ऑथर्स लिखते हैं, एफिलिएशंस लिखते हैं और कीवर्ड्स लिखते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको देख के पढ़ के ये पता चल जाए कि इस थीसिस के अंदर जो है वो क्या किया गया। ऑथर्स जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट की है, जो एफिलिएशन इन जनरल, ये जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ रिसर्च, ये वो वाली एफिलिएशन होती है। कीवर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जब आपने सर्च करना है किसी भी आर्टिकल को ऑन इंटरनेट, तो आप कीवर्ड्स से जो है वो सर्च करते हैं। तो राइट योर कीवर्ड्स वेरी केयरफुली सो दैट के जब आपको सर्च किया जाए, कोई भी पढ़ने वाला इसको सर्च करे तो उसको इजीली मिल जाए। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि जो आप रिव्यू आर्टिकल्स जब रिव्यू करते हैं तो एट दैट टाइम उनके कीवर्ड्स भी देखें कि जो ज़्यादा कॉमन कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने आर्टिकल के अंदर साइड करें।
फिर उसके बाद हम समरी लिखते हैं अपने पेपर की, जिसको पढ़ के जो है वो समझ आ जाती है पढ़ने वालों को कि इसके अंदर जो है वो क्या किया गया है। फिर इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में वी स्टार्ट विद बैकग्राउंड। उसमें हम थोड़ा सा लिखते हैं कि ये रिसर्च जो है वो क्यों की गई, वाई इट्स इम्पोर्टेंट, देन व्हाट द रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी डन। फिर उसके बाद इस लिटरेचर सर्वे की बेस पे वी डेवलप रिसर्च गैप्स। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स। हम कौन सा मटेरियल्स यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे, जस्टिफिकेशन। हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग, और क्यों करेंगे विद जस्टिफिकेशन। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अगर आप बनाना चाहें तो इट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं बनाना चाहें तो आप एक लाइन के अंदर, ये 2 लाइनों के अंदर लिखते हैं कि जो हमारी स्टडी है इसमें हम ये चीज़ें जो है वो करेंगे। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसके बाद जो सेक्शन आता है इसमें हम सारे अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। इन जनरल जो हमारा राइटअप अमूमन मैं देखता हूँ उसमें हम रिजल्ट लिख तो रहे होते हैं, उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। वी डोंट प्रोवाइड आवर ओन ओपिनियन। और फाइनली जो है वो इसमें कंक्लूजन आता है। तो मैं आई विल ट्राई कि हम 1 बाय 1 इस सब में से जो है वो गो थ्रू हूँ। सबसे पहले है टाइटल। ये हमारा एक आर्टिकल है पिछले दिनों में जो पब्लिश हुआ है, तो उसी को मैंने यहाँ पे किया है। एक्सपेरिमेंटल एंड न्यूमेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिडक्शन इन शेप डिस्टॉर्शन फॉर एंगल कंपोजिट पार्ट्स। अब अगर आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ टाइटल को देखें, तो इससे आपको पता चल रहा है कि एंगल कंपोजिट पार्ट्स जो है उसमें शेप डिस्टॉर्शन होती है। उसको रिडक्शन अगर हमने उसमें करनी है, शेप जो डिस्टॉर्शन है उसको कम करना है, तो एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल या जो मॉडलिंग है वो इसके अंदर हमने की। तो टाइटल जो है वो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पेपर जो है वो इसको क्या, किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। देन फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑथर्स के नेम्स और ऑर्डर। तो इन जनरल जो ऑथर्स हैं, जैसे इसके अंदर ये 3 हैं, तो जो सीनियर मोस्ट ऑथर है वो इसमें 2 मेनली थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है वो पहले, उसके बाद जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो उसके बाद, और जिसकी सबसे कम है वो उसकी एंड, उसका नाम एंड पे होता है। या दूसरी जो इसके अंदर स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ये है कि जो जूनियर मोस्ट है वो सबसे पहले, और जो सीनियर मोस्ट है वो सबसे एंड के ऊपर जो है। देन फिर जैसे इसके अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, आई विल बी शेयरिंग विद यू वेरी सून। उसके बाद जो है वो कीवर्ड्स आ गए, लाइक इसमें एक न्यूमेरिकल अप्रोच को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंगल जो ब्रैकेट्स हैं वो हैं, सिलिका पार्टिकल्स हमने यूज़ किए हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस को हम कैलकुलेट इसके अंदर जो है वो कर रहे हैं। तो ये से जो मेन कीवर्ड्स हैं वो हमने लिख दिए। अब अगर हम पहले पॉइंट के ऊपर आए कि जी ऑथर्स जो है वो कौन से होने चाहिए, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी और एमएस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि किसका नाम जो है वो डालना है, किसका नाम नहीं डालना। तो पहली चीज़ जो ऑथर्स हैं वो होने चाहिए जिनकी कंट्रीब्यूशन है, ये एक आप मुकद्दस काम कर रहे हैं नॉलेज डिसेमिनेशन का। डोंट डू द डिसऑनेस्टी। इसमें जो ऑथर्स, जी डॉक्टर खुबैब आवाज ठीक आ रही? मदीहा आपको जी आवाज सर, ठीक आ आवाज रही? क्लियर है। जी सर, आवाज क्लियर है। चलो, तो जो ऑथर्स आपने ऐड करने हैं वो करें जिनकी कंट्रीब्यूशन है। डोंट डू डिसऑनेस्टी। ये आप बड़ा एक मुकद्दस काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप बेईमानी करेंगे, गलत लोगों के जिनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके नाम डालेंगे, तो इट्स नॉट गुड। अच्छा, कंट्रीब्यूशन जो है वो इससे क्या मुराद है? वो लोग जो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो सुपरवाइजरी टीम में हैं, तो इनका नाम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, जो कॉन्सेप्शन और स्पोर्ट के अंदर जो लोग करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करें। सपोर्ट होती है इन टर्म्स के वो मीटिंग्स के अंदर लोग जो है वो रेगुलरली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हों।
आपकी जो डिस्कशंस हैं उनको रिफाइन करें, आपको रीजनिंग के अंदर हेल्प करें। अमूमन जो सीनियर मोस्ट इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं वो फंडिंग लेके आते हैं। कॉन्सेप्शन के अंदर जो है वो उनका इसमें होता है कि जी ये आइडिया जो है वो रिसर्च ये है, एंड दे प्रोवाइड फंडिंग और अरेंज फंडिंग फॉर दैट एज वेल। अगर किसी ने आपका पेपर जो है वो रिव्यू किया है कॉम्प्रिहेंसिवली और उसके अंदर करेक्शंस जो है वो डिफरेंट की हैं, तो ये भी एक जो है वो कंट्रीब्यूशन है। जब आप काम कर रहे हैं, जो वर्क एग्जीक्यूशन है, तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो जिसका भी आपने नाम डालना है, इट मस्ट बी विद सम कंट्रीब्यूशन, एक चीज। दूसरी चीज, जब आपने नाम किसी का भी डालना है तो डू दैट विद परमिशन। ये मेरे साथ भी जो है वो समटाइम्स ऐसे हुआ है कि पेपर जो है वो पब्लिश हुआ और फिर मुझे पता चला कि जी मेरा भी इसके अंदर जो है वो नाम है। तो ये हो सकता है कि मैंने प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के लेवल पे उसमें ज़रूर की हो, कंट्रीब्यूशन की हो, लेकिन इसके जो कंटेंट्स हैं पेपर के, उसको देखना, उसको रिवाइज करना, अगर उसके बगैर आप मेरा नाम जो है वो डालते हैं या किसी का भी नाम डालते हैं, तो इट्स नॉट अलाउड इन एकेडमिक कम्युनिटी। तो जब भी आप पेपर के अंदर 5 लोगों का नाम डालते हैं, 3 का डालते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सारे लोगों को जो आपका आर्टिकल है या जो भी आपकी राइटिंग है वो उनको भेजें, उन्हें कहें जी कि ये हमने लिखा है, आप इसके कंटेंट्स के साथ एग्री करते हैं, नहीं करते, आप बताएं। और देन जो ऑर्डर, लाइक ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑथर, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। हो सकता है मेरा ख्याल हो कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, आपने कम की है, या मेरी कंट्रीब्यूशन कम है, आपने मुझे अर्लियर जो है वो डाला हुआ है, आप मुझे लेट कर दें। तो इट शुड बी लाइक दिस। आपको जो है वो ये इट्स नॉट एथिकली राइट कि आप जो लोग जिनके नाम लिखे हुए हैं उनको दिखाए बगैर पेपर को जो है वो लिख लें और सबमिट करवा। अच्छा, लैब स्टाफ जो है वो वर्क एग्जीक्यूशन के अंदर आपको हेल्प करता है, उनका नाम बिल्कुल नहीं डाला, किसी भी जगह पे जो है वो नहीं डाला जाता। उसकी वजह ये है कि इट्स देयर जॉब, वो रिसर्च एज अ रिसर्च जो है वो टीम मेंबर नहीं कर रहे, इट्स देयर जॉब के रिसर्च के अंदर उन्होंने आपको सपोर्ट करना है। जो आपके फेलोज हैं, किसी ने आपको जो है वो काम करने में हेल्प कर दी, अच्छा यार ये एक्सपेरिमेंट करने में 2 बंदों की ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प कर दो, तो उसका नाम जो है वो आपने नहीं डालना। ये असूली तौर पे जो है वो नहीं डालते, जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल एडवाइस है, डोंट ऐड नेम ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड योर सुपरवाइजरी टीम। अमूमन एनटीयू में भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जब पेपर की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो इससे कि इसमें जो सुपरवाइजरी टीम और जो स्टूडेंट है इसके अलावा किसी का नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर जो है वो इसके मुतालिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ऑर्डर ऑफ ऑथर है, इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन, इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू सीनियरिटी। ये 2 स्ट्रीम्स चलती हैं। हम अमूमन एनटीयू के अंदर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो ये स्ट्रीम है फर्स्ट वाली, कि जो स्टूडेंट है वो ही विल बी एट फर्स्ट जो पोजीशन, उसके बाद जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है वो उसके मुताबिक उसके अंदर जो है वो आता रहेगा। तो अमूमन मेरी जो अभी प्रैक्टिस जो है वो रही है, आई आस्क टू द स्टूडेंट कि भाई आपको पता है जो प्रोजेक्ट है वो आपका है, राइट द नेम इन द ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन, या आपने लिखने हैं, सिर्फ आप उसके बाद जो है वो दिखा जरूर दें। अच्छा, इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सबमिट करते हैं किसी भी जर्नल को, तो जर्नल का जो एडिटर है वो सबसे पहले टाइटल देखता है, टाइटल के बाद जो दूसरी चीज़ उसने देखनी है वो एब्स्ट्रैक्ट है। सारा पेपर जो है वो कभी भी नहीं पढ़ता। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फेस है आपके आर्टिकल का, इसमें हर चीज़ की समरी होनी चाहिए। इसमें जब इसको पढ़ने वाला जो रीडर है वो या एडिटर पढ़े, तो उसको वहाँ से अंदाज़ा हो जाए कि ये पेपर जो है वो इट्स वर्थ रीडिंग और नॉट। तो इसमें हम फिर करते क्या हैं कि हम समरी ऑफ पेपर लिखते हैं, 1 से 2 लाइनें जो है वो इंट्रोडक्शन की, हम इस स्टडी के अंदर क्या करना चाह रहे हैं और हाउ इट्स न्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो क्या, 2 से 3 लाइनें। मटेरियल्स और मेथड्स जो यूज़ किए हैं तो 3-4 लाइनें इसकी कर लें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इस पेपर के अंदर आए
और लास्ट पे जो हमारा एक कंक्लूजन, जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, एक या दो, वो आप इसके अंदर लिख दें, लेकिन वेरी ब्रीफली। तो ये अमूमन कोई 150 वर्ड्स का ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। हर कुछ जो है वो इससे भी छोटा मांगते हैं, कुछ की लिमिटेशंस जो है वो भी नहीं है। तो अगर किसी जर्नल की जो है वो लिमिटेशन ना हो तो इन जनरल आपको आधे पेज का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए, एंड राइट इन 1 पैराग्राफ। ये मैंने एक एग्जांपल जो है वो ऐड की है। ये हमारा रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, अगर आप इसमें पहला देखें तो ये वीई जो प्लांट है, ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया कि ये वाल ऑर्नामेंट्स जो हैं वो उसके लिए यूज़ होता है और अबंडेंटली अवेलेबल है। उसके बाद हमने कहा कि जो एम ऑफ दिस स्टडी है वो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारी स्टडी के क्या हैं। टू इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ वीई एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ओरिजिनलिटी है। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव भी बता दिया और ये भी बता दिया कि व्हाट्सएवर वी आर डूइंग इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव के बाद हमने थोड़ा सा फिर ये बताया कि जी इसमें मटेरियल्स जो है वो कौन कौन से हैं, और इसको हमने मेथड जो है वो इसके लिए कौन से यूज़ किए। हमने बता दिया कि हमने इसकी रेटिंग जो है वो की है, और ये ग्रीन रूट है एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके बाद जो है वो हमने मटेरियल के फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो स्टडी किए, FTIR यूज़ करके, ये मेथड है। उसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो उसको स्टडी किया। तो ये हम अब मेथड्स जो है वो बता रहे हैं कि हमने इसको क्या क्या इसके अंदर किया, क्या क्या। और ये आ गए फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि इसकी वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो कितनी आ गई, ये उसकी वैल्यू आ गई, मॉइस्चर गेन की वैल्यू आ गई। और देन फिर हम बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फाइबर्स आर कंपेरेबल विद द कन्वेंशनल। तो ये रिजल्ट है। और देन लास्ट हमारा जो कंक्लूजन या रिकमेंडेशन आ गया कि दे मे बी यूज्ड एज अ रिइंफोर्समेंट इन पॉलीमेरिक कंपोजिट मटेरियल्स एज दे आर मैकेनिकली एज वेल एज थर्मली स्टेबल। तो जो एक एब्स्ट्रैक्ट है उससे ये सारी चीज़ें पता लग रही होनी चाहिए कि आपने किया क्या है, जो आपने किया है क्या ये इसमें कोई ओरिजिनलिटी भी और या नॉवेल्टी भी है। तो ओरिजिनलिटी जो है वो इट मस्ट बी हाईलाइटेड इन एब्स्ट्रैक्ट्स। लेटर ऑन जो है वो जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है उसके अंदर भी थोड़ा सा ये बता दें कि मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं, थोड़े से रिजल्ट्स बता दें क्विकली, और एट द एंड जो है वो उसको कंक्लूड कर दें। बाद आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करें अ पैराग्राफ ऑन बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, व्हाई दिस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप आर्टिकल्स जो है वो सर्च करें। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आस्क फ्रॉम योर सुपरवाइजरी टीम अबाउट द कीवर्ड्स के मैं किन किन कीवर्ड्स को जो है वो मुझे सर्च करना चाहिए। अच्छा, ये अमूमन एक क्वेश्चन होता है कि मुझे कितने आर्टिकल्स, कितने रेफरेंस इसमें डालने चाहिए। तो देयर इज़ नो लिमिट, जितने आर्टिकल्स आप डाल सकते हैं पढ़ के वो ज़रूर डालें। पढ़े बगैर हुए जो है वो किसी को आप साइट ना करें। लिटरेचर रिव्यू जो है वो ऑफ कोर्स आपने आर्टिकल्स देख लिए, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लिया। अब उनको लिखना जो है वो कैसे, तो यू प्लान योर फ्लो और मेथड। दो इसमें तरीकाकार हैं। एक ये है कि लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, क्रोनोलॉजिकल जो है वो ऑर्डर के अंदर, कि जी 1900 जो है वो उसमें ये वाली टेक्निक थी, फिर 1930 से ये दूसरी टेक्निक या डेवलपमेंट फर्दर आ गई। उसके बाद अगर हम ये नेक्स्ट आए तो और डेवलपमेंट्स जो है वो आ गई। उसके बाद 1990 से जो ऑनवर्ड जो है वो आजकल ये टेक्निक चल रही है। तो ये या तो आप उसको जो रिसर्च है उसको ग्रुप वाइज कर लें कि पहले इस तरह की रिसर्च थी, फिर उसमें ये एडवांसमेंट आई, फिर ये एडवांसमेंट आई, और देन उसके अंदर आप अपना जो लिटरेचर है वो उसको स्टोरी की फॉर्म में लिखते जाएं। दूसरा जो कुछ लोग करते हैं वो ये भी करते हैं कि जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनकी समरी लिख देते हैं कि जी इस सब्जेक्ट पे डेट वाइज ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं और ये इनकी जो है वो समरी थी। अच्छा, पर्सनली आई डोंट प्रेफर कि हम इसको रिसर्च आर्टिकल्स की समरी लिखें। पर्सनली मेरा ख्याल है कि इट्स मोर एंगेजिंग फॉर द रीडर्स अगर आपको उसको स्टोरी की फॉर्म में बताएं कि जी पहले जो है वो लाइक अगर हम जहाज़ों की बात करें तो पहले जो जहाज़ थे
इवन उनके अंदर प्रेशर भी नहीं होता था, उनके अंदर जीपीएस और ये भी नहीं होता था। फिर उसके अंदर जो है वो ये नई टेक्नोलॉजीज ऐड कर दी गई, जो गन्स हैं उनको ऑटोमेटिक कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है ये रडार्स वगैरह उसके अंदर अपग्रेड हो गए, स्पीड्स जो है वो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इंजन्स जो है वो इंक्रीज हो गए। फिर 90 से जो है वो स्टेल्थ इसके अंदर आना शुरू हो गया। तो और साथ साथ फिर जब आप ये बता रहे हैं कि स्टेल्थ आया, तो साथ साथ ये बता दें कि जी स्टेल्थ जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, इसमें किसने कौन सी एडवांसमेंट की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से जो लोगों ने स्टेल्थ है वो किया। तो ये आपने अपना फ्लो जो है कि तरीकाकार क्या है वो आपने डिसाइड करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये अमूमन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो करते ही हैं कि वहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं अब जी इसका प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे। आप आर्टिकल पढ़ें, उसमें अपना माइंड बनाएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जो आर्टिकल आपने 8-10 पेजेस का जो है वो पढ़ा है, उसको 2 या 3 लाइनों में या 5-6 लाइनों में उसकी आप समरी लिख दें कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आप उसमें लिख सकते हैं, और इफ़ नीडेड तो आप उसकी जो फिगर्स हैं उनको भी ले सकते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस। ट्राई करें कि जब आप आर्टिकल्स जो है वो उसको रीड कर रहे हैं या साइट कर रहे हैं, तो अपने जो ग्रुप हैं, जो आपकी टीम है, उसके जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें। फॉर एग्जांपल हर जो रिसर्च ग्रुप है उसकी स्पेशलिटी है दुनिया में, तो हम जो कर रहे हैं बहुत थोड़े चांसेस हैं कि बाकी लोग भी बिल्कुल सिमिलर काम जो है वो कर रहे हैं। तो आपके ग्रुप के अंदर जो थीसिस कंप्लीट हो चुके हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, उनको पढ़ें, क्योंकि अमूमन जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूशन होती है पिछली जो रिसर्च है उससे relevant। पिछले 5 से 10 सालों के 5 साल स्पेशल और 10 साल जो है वो अमूमन ये हम कहते हैं कि लिमिट है। तो आपके जो 80% ऑफ द आर्टिकल्स हैं वो कोशिश करें कि पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो आप इसको साइट करें, जो मेजॉरिटी है उन्हीं को पढ़ें और इसी को लाइक ये अभी हम पिछला जो देख के आए हैं उसका मैंने ये समरी लिखी है। जब आपने लिखना है तो राइट फैमिली नेम ऑनली। ये मैंने अमूमन जो है वो इसको देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे का पूरा नाम लिख देते हैं। पूरा नाम नहीं, सिर्फ आपने सेकंड नेम जो है वो लिखना होता है। जस्ट आफ्टर दैट कोशिश करें कि आप ये इसको साइट कर दें, क्योंकि अगर हम एक पैराग्राफ लिखने के बाद साइट करते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ये साइटेशन जो है वो किस लाइन की है। समटाइम्स 2 या 3 पैराग्राफ के बाद जो है वो साइटेशन आ रही है। तो ये जो पिछला आर्टिकल था उसकी मैंने समरी लिखी है कि शाकिर ने रिपोर्टेड द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स एंड यूज ऑफ वीई एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स हैविंग कंपेरेबल प्रॉपर्टीज। तो शाकिर ने जो किया उसकी एक क्विक और छोटी सी समरी जो है वो हमने अपने लफ्जों में लिख दी आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल। नेवर कॉपी पेस्ट, ये इंतहाई बुरी चीज़ है कि आप पहले कॉपी और फिर पेस्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा जी इसका प्लेजरिज्म चेक कर दें, फिर आप कहते हैं अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, इनको अब मैं जो है वो बदल देता हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप अपने लिए कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर रहे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा फिर आप उसको लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। आपका जो नॉलेज, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका नॉलेज बैंक है पर्सनल, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट इन योर ओन वर्ड्स, नेवर कॉपी पेस्ट। अच्छा, मटेरियल मेथड्स के अंदर जो आपने मटेरियल यूज्ड हैं वो सारे लिखने, राइट इन डिटेल। लाइक जी मैंने कार्बन फाइबर जो है वो यूज़ किए हैं, अगर आपने फैब्रिक की फॉर्म में यूज़ किए हैं तो राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैब्रिक, कि ये फाइबर थे, फाइबर की ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद मैंने इनको जो है वो सोर्स कहाँ से किया था, फिर मैंने इनको जो है वो इनका फैब्रिक बनाया, फैब्रिक के एंड पिक जो है वो कितने थे, उसकी अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ क्या थी। उसके बाद आपने पॉलीमर यूज़ किया है कंपोजिट्स के अंदर, तो उस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कहाँ से आपने उसको प्रोक्योर किया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बतानी चाहिए, सो दैट ये यहाँ पे भी, और जस्टिफाई द सिलेक्शन एज वेल, सो दैट आज आपको डिग्री भी मिल जाए, और अगर आज से 15-20 साल बाद अगर कोई भी बंदा जो है वो इसको रिप्रोड्यूस करना चाहे तो आसानी से ये सारी जस्टिफिकेशंस और ये सारी चीज़ देख के उसको रिप्रोड्यूस जो है वो कर सके। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़रूर लिखें, ज़रूर दें, और ये ना कहें कि जी गिवन इन टेबल 1 डिस्कस इट, कि ये आपने जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसमें
ये कितने सैंपल्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर सैंपल जो है वो उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। आई गेस मैंने मेथड्स को मिस कर दिया। इससे पहले जो जब आपने मेथड्स लिखने हैं तो राइट द फैब्रिकेशन मेथड्स एज वेल, राइट इन डिटेल, और टेस्टिंग मेथड एज वेल। और जब आपने टेस्टिंग मेथड देना हो तो उसका स्टैंडर्ड मेथड बताएं, और साथ साथ जो है वो तस्वीरें भी लगाएं कि ये हमने इस तरह से, लाइक ये सैंपल है, उसकी आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रही होगी कि सैंपल का साइज़ क्या है। ये साथ उसकी जो है वो स्कीमेटिक आ गई कि इस तरह का सैंपल था, ये टी शेप जो है वो बन रही है। इसको ऊपर और नीचे जो है वो ड्रा करके तो हम चाह रहे थे कि इसको चेक किया जाए कि यहाँ से ये कैसे ब्रेक होता है, और ये हमने मशीन के ऊपर जो है वो इसको लगा दिया। तो राइट ऑल दीज डिटेल्स, अगर ये सिर्फ फिगर लगा दें और ये आप कहते हैं कि जी देखें जी द सैंपल इज शोन इन फिगर 5, schematic is given in figure 6 and in machine is given in figure 7, आगे आप खुद समझ लो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये इससे आप एक दरमियानी या बुरी पब्लिकेशंस तो कर सकते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड पब्लिकेशन। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स को सिर्फ रिपोर्ट ना करें, उनको डिस्कस करें, फिगर से जो है वो हेल्प लें, जोन्स बनाएं, टैगिंग करें। लाइक ये उसी पेपर से जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से जो है ये तस्वीर लगी है, बिफोर टेस्टिंग था, ये आफ्टर टेस्टिंग है, यहाँ से यांस जो है वो ब्रेक हुए हैं। और फिर इसी से मिलती जुलती ये नेक्स्ट ये एक और फिगर है जो कि फोर्स और डिफॉर्मेशन को शो कर रही है। इसमें डिफरेंट जोन्स किए और इन जोन्स को जो है वो आगे एक्सप्लेन किया। बजाय ये कहने के जी कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है इट्स गिवन इन फिगर 12 और इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इतनी है, तो फिर आप फिगर ना भी लगाएं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। इस फिगर के अंदर ये जो लाइनें आ रही हैं, जो जोन्स हैं, जो पीक्स हैं, डिस्क्राइब एवरीथिंग, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपने लिखा है कि ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, और इसी तरह की जो डिवीज़न है वो लिटरेचर के अंदर भी की गई है, तो लिटरेचर से एक फिगर लें, राइट साइड पे लगाएं और कहें कि जी लिटरेचर में इसी तरह की ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है, हमने एक दूसरी तरह का मटेरियल, एक दूसरी तरह का डिज़ाइन किया है, लेकिन स्टिल जो कर्व है वो स्टैंडर्ड है। तो ये वैलिडेट करेगा कि आपकी जो कर्व है कोई ऐसी कर्व नहीं है कि ये एवं ही आ गई है, ये स्टैंडर्ड जो कर्व्स हैं उस तरह की कर्व्स हैं, इसी तरह के रीजन्स हैं, और ये लिटरेचर से भी ये चीज़ जो है वो साबित हो रही है। जो रीजनिंग है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इस तरह की यहाँ पे जो कर्व के अंदर चेंज है वो क्यों है, इसमें पीक्स क्यों हैं, जो आपके ख्याल में है वो आप इसको ज़रूर लिखें। जो कंपैरिजन है विद लिटरेचर रिजल्ट्स, जैसा अभी मैंने आपको कहा, ये ज़्यादा वैलिडेट करता है, सॉलिड बनाता है आपकी जो इसमें पब्लिकेशन है उसको। उसके बाद ये अमूमन ये देखा गया है कि हम फिगर तो यहाँ पे लगा देते हैं, टेक्स्ट के अंदर लिखा ही नहीं होता। तो अगर आपने यहाँ पे फिगर 11 लगाई है तो यू शुड डिस्कस दैट फिगर इन द टेक्स्ट एज वेल। जो फिगर्स हैं उनको टैग करें, इनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको बताएं कि इसमें ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ये धागे जो है जो ब्रोकन है वो आप उनको कहें ये बिफोर टेस्टिंग, आफ्टर टेस्टिंग, इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो जोन्स हैं तो इनको टैग करें। उसके बाद ये जो लेजेंड्स हैं यहाँ पे हमने दिए होते हैं, और जो हमारे ये एक्सेस टाइटल्स हैं दे मस्ट बी देयर एंड दे मस्ट बी कंसिस्टेंट। अमूमन होता है यहाँ पे लिखा ही कुछ नहीं होता। अब भाई हमें कैसे पता चले कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स लिखा हुआ यूनिट्स नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन दे मैटर अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ मौजूद है। बी कंसिस्टेंट, अगर आपने यहाँ पे फोर्स को कैपिटल एफ से लिखा है तो हर जगह पे कैपिटल एफ से लिखें, यहाँ पे न्यूटन कैपिटल एन लिखा है तो कैपिटल एन से लिखें, यहाँ पे आपने जो है वो कैपिटल ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ किए हैं तो अगली जगह पे जाके आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ ना करें। ये एक अच्छा मैसेज जो है वो इसके अंदर नहीं देता। और ट्राई करें कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल है वो सारी फिगर्स के लिए प्रॉपर। जो लास्ट चीज़ इसके अंदर आती है वो कंक्लूशन है।
जब आपने रिजल्ट्स लिख दिए तो नेक्स्ट कंक्लूजन आएगा। अब कंक्लूजन के अंदर भी हम उसी तरह अमूमन स्टार्ट कर लेते हैं कि वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, ये जो रिसर्च थी, ये वी कंडक्टेड दिस स्टडी फॉर दिस 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 दिस। तो अब ये कंक्लूजन के अंदर आपने सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन इज नॉट द एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आपने सिर्फ कंक्लूजन लिखने हैं। स्टार्ट वेरी डायरेक्ट कि आपने इसमें क्या कंक्लूड किया है, इसमें इसकी जो मेजर और नॉवल फाइंडिंग्स जो है वो क्या है। लाइक ये कंक्लूजन नहीं है कि इसमें जी आपने कंपोजिट बनाया, इट्स नॉट अ कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि उस कंपोजिट में अगर तो आपने पहली दफ़ा बनाया तो देन जो टेक्निक है जो आपने यूज़ की होगी वो आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, या जो रिजल्ट्स हैं, जो नॉवल और मेजर फाइंडिंग्स हैं, वो इसके अंदर लिखें। एंड यू कैन गिव योर ओपिनियन एज वेल, रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी ओपिनियन आप जो है वो इसमें आप दे सकते हैं। जो आपकी कमेंट्री है इसके ऊपर उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और राइट इन सिंगल पैराग्राफ इट्स रिकमेंडेड। समटाइम्स जो है वो लोग इसको 1 2 3 4 इस तरह भी करके जो है वो लिख देते हैं, लेकिन वी शुड राइट इट इन सिंगल पैराग्राफ। ये मेरी रिकमेंडेशन है। इस तरह से जो है जो मैसेज है वो आपका क्लियर जाता है। तो लास्ट इसमें जो इस पे एक रिकमेंडेशन होगी, बी कंसिस्टेंट। लाइक जब आप ग्रामर के अंदर अगर आप देखें तो यूज़ वन इंग्लिश, वेदर आप यूएस करें या यूके करें, एक करें पूरा जो आपका आर्टिकल है उसके अंदर। इसी तरह आपका जो स्टाइल है, आप पैसिव करें या एक्टिव करें, लेकिन जो भी करें फिर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह जो आपका टेंस है, आपने पास्ट में इसको लिखना है, प्रेजेंट के अंदर लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो भी लिखें बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि आपने कुछ जो है वो प्रेजेंट में लिख दिए, कुछ पास्ट में लिख दिए, कुछ इंग्लिश यूके के अंदर लिख दिए, कुछ यूएस के अंदर लिख दिए। फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज, इसके लिए भी बी कंसिस्टेंट। एक दफ़ा डिसाइड कर लें शुरू में, और देन आप का अगर आपने क्या कहा है कि जी मैंने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, 12 फ़ॉन्ट जो है वो साइज़ है, तो देन इट मस्ट बी टाइम न्यू रोमन और 12 in the whole manuscript. जो आपके फिगर नंबर्स हैं, टेबल नंबर्स हैं, दे मस्ट बी प्रेजेंट, और उसमें जो कंटिन्यूटी है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर आपने किसी की फिगर जो है वो उठाई है, किसी दूसरे आर्टिकल से उठाई है, तो उसको साइट ज़रूर करें। इट्स नॉट योर, ये आपने उसको साइट जो है वो हर सूरत में करना है। इसी तरह जो आपकी हेडिंग्स हैं, दे मस्ट बी कंसिस्टेंट फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से। और सेम है जो सबसे पहले अमूमन जब हम कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट चेक करते हैं तो हम उसके रेफरेंसेस चेक करते हैं कि क्या जो रेफरेंसेस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। अमूमन होता है रेफरेंसेस के अंदर कुछ जो है वो कैपिटल उसमें लिखे होते हैं, कुछ जो है वो स्मॉल में लिखे होते हैं, कुछ के अंदर फैमिली नेम यूज़ किया होता है, कुछ के अंदर फर्स्ट नेम यूज़ किया होता है, कुछ के अंदर जो है वो आर्टिकल का वॉल्यूम होता है, कुछ के अंदर जनरल नेम जो है वो होता है, कुछ में नहीं, कुछ में वॉल्यूम होता है, कुछ में नहीं। सो बी कंसिस्टेंट, ये की टू सक्सेस है। जो भी करना है, इट्स योर मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपने लिखना है, इस तरह से लिखना है कि ये जो भी आप लिख रहे हैं इट विल बी एन एसेट फॉर मैनकाइंड। ये आपकी सीवी के अंदर भी आएगा, लेकिन अगर आपने एक अच्छा आर्टिकल जो है वो लिखा होगा तो ये ना सिर्फ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए बल्कि फ्यूचर कम्युनिटी के लिए भी जो है वो इट विल बी हेल्पफुल। तो बी कंसिस्टेंट, बी सिंपल, और इसको एक मुकद्दस काम जो है वो समझ के करें, ना कि ये कि जी तू मेरा नाम डाल दे, मैं तेरा नाम डाल दूंगा, मेरे 4 पेपर हो जाएंगे। आजकल एनटीयू के अंदर तो हम कर रहे हैं कि वी आर वेरी लाइक कॉन्शियस अबाउट इट कि जो भी आर्टिकल आ रहा है उसमें हम ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ और ये चेक करते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। हम लोगों से पूछते हैं कि बताओ जी आपने इस आर्टिकल के अंदर क्या किया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं क्विकली आपको वर्ड के ऊपर जो है वो एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वर्ड के ऊपर अपने स्टाइल जो है वो उसको कंसिस्टेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और देन फिर इसको हम ओपन कर लेंगे फॉर क्वेश्चंस। जी स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। अच्छा, आपको स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो अगर आप ये स्टाइल्स में जाएं, एक तो ये कि आपको टेम्पलेट ऑलरेडी मिला हुआ है, नहीं मिला
तो आप अपनी मर्जी से जो है वो टेम्पलेट बना सकते हैं। लेकिन बिफोर राइटिंग आप इसमें जाएं स्टाइल्स में, आमतौर पे जो आप लिखते हैं वो ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है, तो इस पर राइट क्लिक करें, इसको मॉडिफाई करें। मैं कहता हूँ जी कि जो नॉर्मल है वो हमारा टेक्स्ट टाइम न्यू रोमन्स के अंदर होना चाहिए, 12 जो है वो इसका साइज होना चाहिए। और अगर आपने पहले या इससे पैराग्राफ से पहले या बाद में अगर इसके अंदर आपने कुछ स्पेस देनी है, मैं कहता हूँ जी कि हर पैराग्राफ से पहले 12 पॉइंट की और आफ्टर जो है वो 6 पॉइंट की स्पेस है। लाइन स्पेसिंग जो है वो मैं कहता हूँ कि जी हम इस्तेमाल करेंगे 1.5। ओके, और इसको आप ओके कर दें। मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ, स्टाइल्स, नॉर्मल, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई, यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स, साइज, देन अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है तो आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देन फॉर्मेट, पैराग्राफ, यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाइड आपको नहीं करनी पड़ेगी, इंडेंटेशन को देनी है वो भी दे दें, स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ से पहले और बाद में को देनी है वो दे दें, लाइन स्पेसिंग दे दें और ओके कर दें, ओके कर दें। अब हम जो भी लिख रहे होंगे वो इसी के मुताबिक जो है वो होगा कि ये टाइम न्यू रोमन्स आप लिख, ये आपका जो सिस्टम है वो लिख रहा होगा। अगर इसमें आप लाइन स्पेसिंग देखेंगे तो 1.5 की होगी। तो बजाय ये कि ये सारी चीज़ें बाद में करें, डू इट बिफोर राइटिंग। उसके बाद फिर आ जाती है हेडिंग, तो स्टाइल्स में जाएं, ये आ गई हेडिंग 1। इसी तरह इस पर राइट क्लिक करें, इसका कलर आपने कौन सा देना है वो सिलेक्ट करें, आपने बोल्ड करना है कर लें, 12 का करना है। मैं कहता हूँ जी कि मैंने 12 का साइज रखना है, ब्लू कलर रखना है, टाइम न्यू रोमन्स ही करना है। तो और फिर मैं फॉर्मेट के अंदर जाता हूँ, पैराग्राफ। अब इस हेडिंग से पहले जो है वो मैं कह देता हूँ कि जी 12 पॉइंट की स्पेस दे दें, आफ्टर जो है वो ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया और मैं कह देता हूँ जी ऑटोमेटिकली अपडेट। तो जितनी भी हेडिंग्स इसके अंदर बनेंगी वो इसी के मुताबिक बनेंगी। अच्छा, ये जनाब बन गई हेडिंग 1। उसके बाद इसके साथ हेडिंग 1 लिखने के लिए यहाँ से आप जाके ये जो 1A और I लिखा हुआ है इस पे आप सिलेक्ट कर लें, इसके साथ ये 1 आ गया। इसी तरह ये अगर हेडिंग 2 है, मैं यहाँ से हेडिंग 2 सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ गई। लेकिन अगर आप हेडिंग 2 को भी चेंज कर लें, मॉडिफाई करके, इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी ब्लैक कलर है, 12 का साइज है, टाइम न्यू रोमन है, बोल्ड मैंने नहीं करना, और इसको अपडेट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब आप जो भी लिखेंगे वो स्टाइल के मुताबिक लिखता रहेगा। लाइक ये मैंने लिखा, मैंने इसे कहा कि ये स्टाइल्स में जाके ये हेडिंग 1 है, तो ये उसी के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई। तो जब आप लिखें तो ये पहले जो है वो सेट कर लें कि आपका साइज क्या होगा, आपका हेडिंग का जो है वो साइज क्या होगा, और ये इसको एक दफ़ा आप एडजस्ट कर दें, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो इसके मुताबिक यूनिफॉर्म बनेगा, उसमें मसला जो है वो नहीं आएगा। बाद में क्या करना है जी, ये दोबारा इसको ठीक करना है नहीं करना, वो प्रॉब्लम्स जो है वो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। जो सवाल है आपके ज़हन में वो ज़रूर पूछें। लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम मैन्युस्क्रिप्ट आए तो उसके अंदर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल हों, आपका जो फॉर्मेट है वो बेहतर लिखा हो, उसके अंदर जो रेलेवेंट आपके पॉइंट्स हैं वो मौजूद हों, एक्सप्लेनेशंस बेहतर हों, सो दैट आपका टाइम भी बचे, हमारा भी बचे, एक अच्छी जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट हो, एक अच्छा जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट लिख के हमारे पास जो है वो। जी, तो हैंड रेज करते जाएं, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। अदिला, आप बेशक बंद कर लो अपना वीडियो। जी, क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं।
चलें जी, ठीक है, इट्स गुड। अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि इसकी जो वीडियो है वो भी डॉक्टर खुबैब आपके साथ शेयर कर देंगे विद चलते इन द लाइक मीन टाइम। जैसे आपको अगर कोई स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर पूछें, और होपफुली हमारी जो एकेडमिक राइटिंग है जो हम लिखते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो इसका जो फ़र्क है वो ज़रूर पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच जी। उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा चीजें पता चल गई होंगी इसके अंदर और उनकी गलतियां निकल जाएंगी। रेफरेंसेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ उनको बताना चाहिए। रेफरेंसिंग कैसे करनी है? हाँ जी, रेफरेंसेस का सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, रेफरेंसेस अगर कोई कस्टम टाइप का बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाए, अगर कोई रेफरेंसेस आमतौर पर मिलता नहीं है कोई किसी जर्नल के मुताबिक तो उसको कैसे चेंज करना है, डिजाइन करना है कि भाई लास्ट नेम आए या फर्स्ट नेम आए, ईयर पहले आए या ईयर बाद में आए, तो ये इसको कैसे कस्टमाइज करना है किसी एक खास तरह के फॉर्मेट को मीट करने के लिए, इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कभी। बिल्कुल उस्मान साहब, ये डॉक्टर खुबैब आप कोऑर्डिनेट कर लें, मैं आप और उस्मान साहब इसमें डिसाइड करके तो हम एक अलहदा से एक छोटी सी वर्कशॉप जो है अब इसमें करवा देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने लाइक मेंडले करना है, अगर वो करना है तो कैसे करना है, एंड नोट करना है, तो ये इसके ऊपर जो है वो एक छोटी सी वर्कशॉप हम अलहदा से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सर इसमें था कि प्रेजेंटेशन दोनों चीजें ऐड हो सकती हैं कि प्रेजेंटेशन में रेफरेंसिंग कैसे करनी है और वर्ड पेपर या थीसिस में रेफरेंसिंग, दोनों को सर कंबाइन इसमें सर कर लें। बिल्कुल ठीक है जी। रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो हम लाइक प्रेजेंटेशन वगैरह के अंदर और अदरवाइज कैसे करना है जी। और बच्चों में से अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर करें, ये आप लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीएस और सॉरी एमएस और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। फरख रियाज नाम आ रहा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अनम हियर। जी जी अनम। सर मेरा ये क्वेश्चन है जो आपने बताया रिसर्च आर्टिकल के बारे में, इसमें कितनी टाइम रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि मोस्टली जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो 2 to 3 मंथ तो हमें किसी भी टॉपिक को रिव्यू करने में लग जाते हैं, उसके पेपर्स पढ़ने में लग जाते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग उसमें भी एक अलग टाइम चाहिए होता है। समटाइम हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है या इतना लिमिटेड होता है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली नहीं कर पाते। फॉर दिस अगर इसको आप प्लान, आपने जो वर्ड यूज़ किया कि इसको प्लान करें, तो वो कितने ड्यूरेशन का ऑलमोस्ट होना चाहिए कि हम एक अच्छा आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए विद इन टाइम उसे कंप्लीट करें? तो वो टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो अमूमन ये मैं आपके साथ इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो है वो शेयर करता हूँ। वो एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएचडी स्टूडेंट्स के पहले साल के अंदर वो लिटरेचर रिव्यू करेंगे, वो सब्जेक्ट को समझेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड ईयर है उसमें फर्स्ट ईयर में हम साथ ये भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो साथ स्टार्ट कर लेते हैं, और देन वी एक्सपेक्ट के 1.5 ईयर तक दे मे हैव सम एक्सपेरिमेंट्स जिनको के राइट अप किया जा सकता है। लिटरेचर तो आपने रिव्यू, चूँकि पीएचडी जो है वो एक ग्लोबल टॉपिक होता है तो उसको आपने एक ही दफ़ा रिव्यू करना होता है, फिर उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो साथ उसमें सब्जेक्ट में जब आपकी बेस बन जाती है तो ऐड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद व्हाट आई कैन से कि अगर जो इंटरनेशनली विच इज़ लाइक इन प्रैक्टिस के अगर एट द एंड ऑफ पीएचडी आप कोई एक या दो आर्टिकल्स पब्लिश कर लें तो अपेरेंटली इट सीम्स वेरी गुड। एक आप पब्लिश कर लें, दो पब्लिश कर लें, और उसके बाद आप एक आध जो है वो सबमिट भी कर दें तो इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड जी। हाफिज शहबाज साहब का जो है वो इसमें क्वेश्चन है कि अगर हम किसी दूसरे आर्टिकल जो है वो उसकी तस्वीर लेके हम अपने पास जो है वो करना चाहें तो क्या उसकी हमें परमिशन की ज़रूरत है? इन जनरल अगर हम किसी दूसरे आर्टिकल की जो है वो तस्वीर लें और उसको साइट कर दें इन रिव्यू तो देन देयर इज़ नो नीड। अगर आप उस लाइक कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं या अगर आपको बुक लिख रहे हैं जिसकी बुनियाद ही वो उन बाकी आर्टिकल्स के रिजल्ट्स हैं तो आपको परमिशन जो है वो लेनी चाहिए
जी उस्मान साहब, ये जो पहले क्वेश्चन आया था कि टाइम काफी सारा रिव्यू में लग जाता है और फिर राइटिंग में भी टाइम लगता है, तो मेरे इसके ऊपर सजेशन ये है कि अगर हम लोग जो मुख्तलिफ PDF रीडर्स हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसके जो की पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि उसका मटेरियल क्या था, उस पे क्या नोवल चीज अप्लाई की गई और उसका मेजर रिजल्ट क्या था, 3 या 4 लाइनें अगर आप उस पेपर के स्टार्ट पर एज ए नोट के तौर पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर दें, तो आप जब भी उसको खोलेंगे आपका दोबारा से सारा रिव्यू करने पे भी क्या हुआ था और कैसे हुआ था के बजाय सिर्फ वो एक लाइन पढ़ के आपको रिकॉल हो जाएगा, अच्छा इसने फलाना शख्स उसने ये किया था और इसका ये रिजल्ट रहा था। तो आपको रिव्यू एक दफा करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप उसी जगह उसको महफूज कर लें अपनी माइंड में रिकॉल करने के लिए, तो रिव्यू से टाइम इस तरह बचाया जा सकता है। बाकी जो सारे काम वैसे ही है। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और कोई इस पे कमेंट, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, हाफिज साहब का, हाफिज शहबाज साहब का इस पे एक क्वेश्चन है कि ग्रामर जो है वो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो आपका जो वर्ड है ग्रामर, और अमूमन जो है वो इसमें स्पेलिंग एरर्स भी होते हैं, हम वर्ड के अंदर ऑन नहीं करते, वहाँ पे इसको स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो है वो एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो वो उसमें हाईलाइट कर देता है यू कैन चेक इट। उसके अलावा जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक ग्रामरली जो है वो अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो पेड वर्जन है इसका, जिंजर का, वो अवेलेबल है, तो अगर किसी ने यूज़ करना हो, जिसने भी को राइटअप जब भी करे तो हम उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें रीफ्रेजिंग की जो अवेलेबिलिटी जो है वो भी है। तो वर्ड को आप एज अ रेफरेंस यूज करें, उसके बाद फर्दर अगर करना हो, ग्रामर चेक करनी हो, तो ग्रामरली जो है वो इसके लिए बेहतर। जी तहसीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर थैंक यू सर, आपने इतना ज़बरदस्त सर इसमें आसान तरीके से हमें समझाया। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह ये एक पेपर होता है एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, तो राइटअप में हमें यही सीक्वेंस करना होता है या सर उसमें भी हम पहले मटेरियल या उसको हम पहले आगे पीछे कर सकते हैं उसकी राइटअप की स्टेज पे सर? किस में आप PhD थीसिस में कह रहे हैं? पेपर में सर, या कोई आर्टिकल हम लिख रहे हो या PhD थीसिस हो सर? देखिए आर्टिकल के अंदर तो अमूमन ऐसे ही है, जो लॉजिकल ऑर्डर है वो यही बनता है। आप देखें कि आपने किसी को समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे कि भाई पहले लोगों ने एक बाइसिकल बनाई हुई थी, पहले इसने बनाई, फिर उसके बाद इसने बनाई, फिर उसके बाद जो है ये पहले लकड़ी वाली थी, उसके बाद जो टायर हैं वो रबर के आ गए, फिर ट्यूब वाले आ गए, फिर ट्यूबलेस आ गए। ये सारी स्टोरी लिखने के बाद फिर आप कहेंगे अच्छा जी मैंने ट्राइसिकल जो है वो बनाना, ठीक है, और ये ट्राइसिकल जो है वो कभी नहीं बना, तो ये रिसर्च गैप आ गया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फिर आप ट्राइसिकल कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट आप ये बताएंगे ना कि इस ट्राइसिकल को बनाने के लिए मैंने ये मटेरियल्स यूज़ करने हैं, इस तरह से जो है वो मैं इसको बनाऊंगा। फिर जब आपने बना लिया तो अगली बात जो है वो ये होगी कि जिस काम के लिए आप बनाना चाह रहे हैं क्या वो काम करेगी भी या नहीं, तो आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जो लॉजिकल ऑर्डर है वो तो यही बनता है। बाकी अगर किसी जगह पे कहा गया हो कि जी इसको पहले कर लें इसको बाद में कर लें, तो देयर इज नो इशू। थैंक यू सर। जी एनीवन एल्स? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी 4 बजे जो है वसीम का हाथ जो है वो रेस हुआ। जी वसीम, राजा वसीम। अच्छा शायद उसके इसी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। सो जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन इस पे रखें बहुत जल्द, जो हमारे जो रेफरेंसिंग है इसके ऊपर, और इसी तरह ये छोटे छोटे सेशंस जो है वो विल ट्राई कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं फैकल्टी में से, वो कंडक्ट करते रहें, ताकि हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और जो पर्सनल डेवलपमेंट है
वो साथ साथ चलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।